हमें ऊपर ऊपर तो सब चीजें बहुत बढ़िया दिख रही हैं, बट इसका एक डार्क ट्रुथ क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। जनरल बातें आपको बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा। पुलिस डिपार्टमेंट को और इनफैक्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उनको कि ये सारे के सारे गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। कि सुप्रीम कोर्ट इतना बहुकीमती समय अपना देती है और फिर लास्ट में उसको पता चलता है कि अरे यार 50% तो भाई साहब ऐसे ही लैंडफिल जमीन के अंदर गड्ढा भर देते हैं हम लोग, और 20% वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से ही निकल जाते हैं बाहर। मतलब लोगों को फायदा मिले ना कि कचरा अगर वो सेव कर रहे हैं, कचरा वो सही से डिस्पोज कर रहे हैं, तो वो उनको इंसेंटिव्स मिले, उनको फायदा मिले उससे। यहाँ के लोग मतलब अफ्रीकन पीपल तो बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, मतलब सिक्योरिटी नाम की चीज है ही नहीं यहाँ पर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस ट्यूटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस और वो भी लेमैन लैंग्वेज में। और हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के अपने सितंबर के तीसरे वीक की कहानी। आज के हमारे 3 मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आपको ये सारे के सारे पीडीएफ जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। अगर मैं मोटे मोटे आर्टिकल्स की बात करूं तो एक बार अभी के लिए एक आर्टिकल हमारे पास में आता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में जहां पर डीएनए का बहुत ज्यादा महत्व होता है, मतलब कि जहां पर हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए जो फॉरेंसिक टेक्निक्स हैं इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर क्या गाइडलाइंस हैं जरा हम इसके बारे में एक बार समझेंगे। दूसरा आर्टिकल एक आई ओपनिंग आर्टिकल है रिगार्डिंग विद द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक पोल्यूशन, इससे आपको बड़े सारे लेटेस्ट डेटा मिल जाएंगे। कुछ मेंस में लिखने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स हमारे पास में बड़े अच्छे अच्छे आ जाएंगे, जिसका आप हूबहू इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि एक आर्टिकल हमारे पास में है जहां पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अभी जितने भी हम लोग चैट जीपीटी और इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सभी जगहों पर हम बस एक बात को नहीं जानते हैं कि इनके पीछे काम कर रहे वो जो लाखों लोग हैं वो कौन है, और क्या उनके हिसाब से सारी चीजें सही चल रही हैं क्या। हमें ऊपर ऊपर तो सब चीजें बहुत बढ़िया दिख रही हैं, बट इसका एक डार्क ट्रुथ क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लेबर एक्सप्लॉइटेशन की। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेबर एक्सप्लॉइटेशन की, और वो भी उन लेबर्स की जो लोग पीछे बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ट्रेनिंग पर्सनल्स, ये ऐसे ही होते हैं, मतलब पर्सनल्स, या फिर पर्सन लिख देते हैं, चलो ट्रेनिंग पर्सन्स। तो यहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि यार डेवलपिंग कंट्रीज लाइक केनिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सब से हायर होते हैं और बड़े सस्ते दामों पर विदाउट एनी एनी सिक्योरिटी ऑफ द जॉब दे डू वर्क। और इस केस में क्या होता है, कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारा आर्टिकल इसके बारे में। नथिंग वेरी टेकी इज दिस टाइम, दिस वीक बहुत टेकी कुछ नहीं है। जनरल बातें आपको बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा, और ये ऑलरेडी बहुत ही आसान भाषा में है। वैसे तो बहुत ही सिंपल से आर्टिकल्स है, जरा एक एक करके हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस क्या दी है। सबसे पहले तो ये समझना कि हमारे पास में जो डीएनए है, डीएनए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये बेसिकली सबसे पहले एक बात आप ये भी समझ के चलना कि इसमें कई बार हम लोग एक चीज देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसटीआर। ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, या फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें एक यूनिक सीक्वेंस देता है हमारे यूनिक पहचान के लिए। इस यूनिक पहचान को हम लोग कई बार कॉमनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस में किया जाता है। ये कैसे केसेस होते हैं, हम बोलते हैं कि एनी केसेस रिलेटेड विद रेप, रिलेटेड विद मर्डर, यहां पर कोई भी अगर बर्गलरी, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि कोई भी चोरी अगर हो रही है, मान लो, है ना,
यहां पर हम बोल सकते हैं रॉबरी, रॉबरी, या फिर एनी अटेम्प्ट टू डेथ, इन सभी ऐसे बिल्कुल यूनिक सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हमारे पास में जो एविडेंसेस आते हैं, उन एविडेंसेस में जो हमारे पास में डीएनए एविडेंस होता है, ये एक अहम भूमिका निभाता है। इसके बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा। तो इनका ये कहना है कि जब भी ये डीएनए एविडेंस हम सिलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो आई होप कि आपके लिए एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि ये आर्टिकल क्यों दिया हुआ है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि बेसिक आइडिया कहां से आ रहा है। सबसे पहले आप समझना कि देखो, जो भी हम हमारे कस्टडी में जो भी होते हैं, वो हमेशा इसको फॉरेंसिक साइंस लैब में हम इसे भेजना चाहते हैं। कहां पर भाई? हम भेजना चाहते हैं इसको फॉरेंसिक साइंस लैब में। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजना चाहते हैं भाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? FSL। ये बोला जा रहा है कि देखो भाई, किसी भी प्रकार का जब भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो उनके लिए तुमको कुछ नियम कानून फॉलो करने हैं। टोटल ऐसे 4 गाइडलाइंस अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिए हैं, और ये दिशा निर्देशित करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, और इनफैक्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उनको, कि ये सारे के सारे गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। तो यहां पर रोल आता है अपना क्या? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का। और जितने भी ऐसे हम बोल रहे हैं कि डीएसपी लोग हैं, मतलब कि यहां पर जितने भी ऐसे खतरनाक, मतलब सबसे, मतलब अगर हम बात करते हैं भाई इसमें कि हाँ इन सब का देख रेख कौन करेगा, तो हम वही बोल रहे हैं कि ये सब जो डीएसपी बोल रहा था यार मैं, डीजीपी जो होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, तो डीजीपी को ये सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करानी है अपनी अपनी जगह पर। तो डीजीपी जो होते हैं वो अब इसका देखरेख करेंगे। तो 4 बातें कौन कौन सी की गई हैं? सबसे पहले कि जब भी आपने सैंपल कलेक्ट किया, उसको बड़े ही ध्यान पूर्वक एप्रोप्रिएट तरीके से आपको लेकर चलना है। उसमें सारी डिटेलिंग होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ डिटेलिंग। डिटेलिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, जैसे कि आपका जो भी डिटेलिंग हो, जैसे कि उसमें जो भी पैकेजिंग आपने की है, उसमें उसमें एफआईआर का नंबर इंक्लूड हो, है ना। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ जो भी डेट को कलेक्ट किया गया, टाइम कलेक्ट किया गया, वो डेट एंड टाइम मेंशन हो, सेक्शन मेंशन हो। यहाँ पर जितने भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अगर जो भी डिटेल है वो भी मेंशन हो, किसने कलेक्ट किया वो मेंशन हो, ये सारी चीजें। और जितने भी एफआईआर नंबर के अलावा और भी कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर होते हैं, तो वो सब इसको अच्छे से अटैच करके यहां पर आपको डिटेलिंग कंप्लीट करनी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इसमें बोल रहे हैं कि देखो, जितने भी अच्छा, ये सब चीजें जब भी कलेक्ट हो रही हैं, तो ये सब कलेक्शन के लिए इसी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होना चाहिए सभी के सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स मतलब कि किस किस जगह पर किसने किसने यहां पर इन पे हेल्प किया। जैसे कि मान लो कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल था, है ना, मेडिकल प्रोफेशनल जो भी था, उसके बारे में सब कुछ लिखा होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर अगर कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस है, तो उसका भी यहां पर साइन होना चाहिए, उसका भी नाम यहां पर मेंशन होना चाहिए। तो ये सारी डिटेलिंग पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई साहब हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2 जो है, वो बोल रहे हैं कि जब भी डीएनए सैंपल को लेके, पॉइंट नंबर 2 हम बोल रहे हैं कि डीएनए सैंपल को लेके जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्टेशन या फिर मूव कर रहे हैं, हम यूं बोल सकते हैं, तो उस सिचुएशन में उसमें देखा जाए कि किसी भी प्रकार के डीएनए एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो। मतलब कि किसी भी तरीके से वो ये मान के चलें कि जैसे ही उन्होंने फ्रॉम द साइट ऑफ कलेक्शन जो भी है, यहां से लेकर जो फॉरेंसिक साइंस लैब है एफएसएल, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स का यहां पर डिफरेंस हो। अगर इससे ज्यादा का टाइमलाइन होता है, तो भाई साहब ही मस्ट हैव सम सॉलिड रीजंस कि इतना लेट, इसके बियॉन्ड लेट क्यों हुआ है। ये था पॉइंट नंबर 2। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। यहां पर किसी भी प्रकार से जो भी पैकेज्ड आइटम आता है, ये पूरा का पूरा फॉरेंसिक साइंस लैब में पूरा पैकेज्ड आइटम आता है। ये बोल रहे किसी भी प्रकार से भाई साहब वो पैकेज बिना ट्रायल कोर्ट के अथॉरिटी के उस पर किसी भी प्रकार का ओपनिंग या फिर कट, ये सब कुछ भी नहीं लगाना है। तो यहां पर सुप्रीमेसी किसकी दे दी गई है?
जो भी ट्रायल कोर्ट होगा उसकी सुप्रीमेसी है कि भाई साहब वो इस चीज को बहुत ध्यान से देखें। यहां पर लिखा हुआ है ट्रायल कोर्ट की ऑथराइजेशन यहां पर होनी चाहिए। और चौथा और आखिरी ये बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग चेन ऑफ कस्टडी जो भी हम रजिस्टर कर रहे हैं वो मेंटेन होना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होने का मतलब क्या है कि मतलब ट्रायल कोर्ट तक आते आते ट्रायल कोर्ट में उनको पूरा वो फाइल सबमिट करना पड़ेगा कि कितने बजे कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कौन किसको पकड़ के लेके आया, कितने बजे सैंपल कलेक्ट हुए, कितने बजे तक पूरा मतलब एक एक चीज लाइन बाय लाइन, कहीं पर भी कुछ भी अगर चीज कमी होती है, टाइमिंग मिसमैच होता है तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिम्मेदार रहेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स तो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि दीज आर द गाइडलाइंस ऑन द डीएनए, जब भी डीएनए कलेक्ट करें। अब एक बात ये समझने आनी चाहिए आपको कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक में कैसे डिसीजंस दे रहा था। देखो देयर आर सर्टेन डिसीजंस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और उसने कोई भी बहुत अच्छे से उस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है जब जब उनको लगा है कि इसमें छेड़छाड़ हुई हो सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक केस है राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का केस है, इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो इसमें एविडेंस था वो मलखाना पुलिस स्टेशन में वो बंदा 2 महीने तक था। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि भाई उस 2 महीने के दौरान उसका कोई भी सैंपल कलेक्ट कर लिया गया हो और उसका एविडेंस बना के जबरदस्ती एविडेंस साइट के नाम पर उसको दिया जा रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया ये नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली एक 3 जज की बेंच थी मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मनोज एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी जहां से भी जिस ग्राउंड से ये रिकवरी की गई थी वो एक ओपन एरिया था और ओपन एरिया में कंटामिनेशन होने के कई सारे चांसेस होते हैं, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो तुम देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इतना बहुकीमती समय अपना देती है और फिर लास्ट में उसको पता चलता है कि अरे यार ये डीएनए रिपोर्ट पर भाई भरोसा ही नहीं कर सकते हम, अब क्या करें, अब फिर से पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना टाइम सेव करने के लिए और फ्यूचर में कि किसी को भी कोई भी गलत एक्यूज ना हो जाए किसी काम के लिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी गाइडलाइंस दी है। अब यहां पर आप समझ लो कि डीएनए केसेस भाई साहब बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्या क्या चीजें यहां पर मिल सकती हैं, कहां कहां से हम कौन कौन से बायोलॉजिकल मटेरियल से ये सारा का सारा ले सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हो आप लोग, कहां लिख दूं इसको मैं, बचा ही नहीं जगह, चलो इधर लिख देता हूं। क्या है भाई? सबसे पहले भाई साहब बोन, ब्लड। इसके अलावा तुम बोल सकते हो जैसे तुम्हारा सीमेन, सलाइवा, ये सब भी आएगा। इनफैक्ट जो हेयर है, हेयर स्किन के कुछ भी अगर अवशेष हमें मिले है ना, इन सभी जगहों से, ये सभी जगहों से ये सब कलेक्टेड हो सकता है और इन सब कलेक्शन से आप इन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके किसी का भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यही सारी बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। ये लास्ट लाइन में इसमें लिखा है कि डीएनए एविडेंस मस्ट बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, कैन मस्ट बी प्रूव्ड साइंटिफिकली एंड लीगली। तो आप समझ लो कि डीएनए प्रूफ ही एक ऐसा है जिसको कि साइंटिफिक और लीगल ग्राउंड्स पे एक इतना इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है कि उसके बेसिस पर सीधे एक्यूज को हम ट्रायल कर सकते हैं, है ना, एक्यूज का ट्रायल कर सकते हैं। जब जो भी उसको सजा देनी है वो सुप्रीम कोर्ट उस पर देख सकता है। तो इसीलिए हमने ये सारे आर्टिकल्स, ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अगला आर्टिकल जो है वो है कि ग्लोबल ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन आखिरकार कितना सीरियस है, कितना मुद्दा, कितना दिक्कत आ गई। तो इसमें हम लोग कुछ डेटा के साथ में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर आप समझना कि जो हमारे पास में 5 जून का एक टाइम होता है, 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस बार का जो थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, यहां पर आप देख सकते हो, ये था एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। भाई एलिमिनेटिंग नहीं है ये, अब क्या है भाई, खत्म कर दो, बहुत हो गया, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन है। लेकिन आप सबको पता है कि ये इतना आसान नहीं है। प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना इतना आसान होता तो हम कर चुके होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो ना कि 2000 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ना। ये प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है, प्लास्टिक प्रोडक्शन ही डबल हो चुका है। और बड़ी गंभीर बात यह है कि जब ये प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इस डबलिंग एजेंट में किसी भी प्रकार के रीयूज्ड मटेरियल्स हैं। अरे नहीं, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं वर्जिन प्लास्टिक। वर्जिन प्लास्टिक, वर्जिन प्लास्टिक उस प्लास्टिक को बोलते हैं जो कि बिल्कुल न्यूली मेड होता है, ना कि रिसाइकल्ड मटेरियल से। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि वर्जिन प्लास्टिक या प्राइमरी प्लास्टिक्स होते हैं ज्यादातर करके, और सिर्फ इसमें से 6% प्लास्टिक्स ही जो वापस से बनते हैं वो रिसाइकल्ड होते हैं। अब देख लो आप,
बाकी का 94% इज द वर्जिन साइकिल, मतलब वर्जिन प्लास्टिक। अब दूसरी चीज एक ये भी है कि तुम देखो कि जो भी हमारे पास में प्लास्टिक वेस्ट है, इसका लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब सिंपली समझो कि हम जितने भी प्लास्टिक आज के टाइम पर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्सिमम प्लास्टिक का जो भी गैजेट बनाया है, जो भी डिवाइस बनाया है, जो भी प्लास्टिक सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई अप्लायंस है, इनका एक एवरेज टाइम पीरियड अगर यूसेज का बताऊं मैं तो वो होता है 5 साल। नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन 5 years, है ना। 5 साल इनका एवरेज टाइमलाइन है जब तक हम इन सामानों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसके बाद इसको फेंक देते हैं। अब जब ये फेंक जाता है तो उसके बेसिस पर भी हमारा कोई बहुत कलेक्शन अच्छा नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें जो जो 40% हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग का है, 12% हिस्सा कंज्यूमर गुड्स का है, 11% क्लोथिंग और टेक्सटाइल का है। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ 9% ही रिसाइकिल हो पाता है, और ये भी जो रिसाइकिल होता है, बाकी के जो 19% है वो इंसिनरेशन में चले जाते हैं। 50% तो भाई साहब ऐसे ही लैंडफिल, जमीन के अंदर गड्ढा भर देते हैं हम लोग, और 22% वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से ही निकल जाते हैं बाहर, या तो वो घरों में कहीं बंद अलमारी के अंदर रखे हुए हैं या इधर उधर है, कबाड़ है, लेकिन वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आया ही नहीं है अभी तक। तो हम बोल रहे हैं कि देखो भाई साहब, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी है प्लास्टिक पोल्यूशन पर 2024 में, इन्होंने बोला कि सिर्फ 2024 में ही अगर देखा जाए तो 500 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक ये प्रोड्यूस हुआ है, और इसके अलावा 2024 में ही लगभग 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट भी प्रोड्यूस हुआ है। मतलब 500 मिलियन टन प्लास्टिक का सामान निकाला है हमने, और 400 मिलियन टन हमने प्लास्टिक का वेस्ट बनाया है। तो तुम समझ सकते हो कि कितना खतरनाक प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जो है, ऐसा भी माना जा रहा है कि आराम से 2060 तक, 2060 तक आते आते अपना ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा, 1.2 बिलियन टन का हम लोग को यहां पर देखने को मिल सकता है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि देखो भाई, ओशियन कंजर्वेंसी डेटा यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये ओशियन कंजर्वेंसी डेटा, ये जो ओशन कंजर्वेंसी डेटा है यही बोल रहा है कि भाई साहब हर साल हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 11 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हमारे ओशन में आते हैं, और वो भी ये वो हिस्से हैं जब हम लोगों ने बाकी के मैरीटाइम बॉडीज को कंसीडर नहीं किया। अगर उसको भी कंसीडर कर लेंगे तो 200 मिलियन टन पहुंच जाएगा ये। तो फिर दूसरा फिर क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन इतनी बड़ी समस्या क्यों, तुमको पता है भाई साहब, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। सबसे बड़ी समस्या है इसकी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कैरेक्टर का है, तो सीरियस चैलेंज है। अब यही प्लास्टिक तुरंत के तुरंत तो जाएगा नहीं, यही प्लास्टिक तुम्हारा माइक्रो प्लास्टिक में, यही प्लास्टिक तुम्हारा आगे चल के नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, और ये फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा प्लैनेट के लिए। तो ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा नैनो, आज के टाइम पर अर्थ का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर ऐसा प्लास्टिक पोल्यूशन ना मिल रहा हो हमें। माउंट एवरेस्ट की चोटियों से लेकर तुम डीप सी और ओशियंस तक चले जाओगे, प्लास्टिक पोल्यूशन का कोई ना कोई अवशेष तुम्हें जरूर से मिल जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भाई देखो, ये सब प्लास्टिक जो है ना, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए अपने आप में 3.4% की जिम्मेदारी लेती है। यूएनईपी ने भी बोला कि यहाँ पर प्लास्टिक प्रोडक्शन यूज जो है उसमें डिस्पोजल सिर्फ और सिर्फ 90% का ही देख सकते हैं हम लोग, और बाकी नहीं है कुछ भी। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और लाइन है हमारे लिए, बता देते हैं कि अभी 2022 का 5th सेशन यूएनईपी का हुआ था। इसमें 193 यूएन मेंबर्स कंट्रीज हैं, और इन्होंने एक बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट पर भी साइन किया है, और बोला है कि भाई साहब इंटरनेशनल सेटलमेंट है ये, तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट पर हम साइन कर रहे हैं और हम अपने इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शंस जरूर से लेंगे कंट्री में। तो यूएनईपी का एक गोल है, इसको भी तुम लोग अच्छे से मेंशन कर लेना कहीं पर। इसका गोल है कि हम लोग अगले 20 सालों में, 2 डिकेड्स में लगभग लगभग 80% प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग क्या करें, रिड्यूस कर दे, कम कर दे। प्लास्टिक वेस्ट जैसे मान लो अभी 400 मिलियन टन है, तो 80% रिड्यूस कर दिया, मतलब 32 मिलियन टन जो है ये गया, अब सिर्फ 8 मिलियन टन ही हमारे पास में बचा रहेगा। तो ऐसा कुछ हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं, नहीं यार 400 मिलियन है ना, सो सॉरी, 400 मिलियन अगर प्लास्टिक है तो 320 मिलियन और 80 मिलियन टन। ठीक है भाई, 400 है ना, तो 80 और मतलब 800 और 800, सॉरी 3200 और 800, 3200 और 800, ठीक है भाई। क्या बोल रहा हूं मैं, 320 और 80, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। हाँ, हमने बोला क्या 400 मिलियन टन है,
अगर मान के चलते इतना प्लास्टिक वेस्ट है, तो बोला जा रहा है कि अगले 20 सालों में हम लोग 320 मिलियन टन तक रिड्यूस कर देंगे, और बचेगा कितना फिर? सिर्फ और सिर्फ 80 मिलियन टन ही बचेगा। तो यही बारे में, एक तो ये आर्टिकल तुमको मतलब ये एक लाइन याद हो जानी चाहिए, दूसरा लाइन ये यूएनईपी की लाइन इसलिए याद होनी चाहिए। फिर ये भी बोल रहा है कि देखो प्लास्टिक्स का हम लोग थोड़ा सा और इस्तेमाल करें, केमिकल एडिटिव्स और इन सब में भी, प्राइमरली जो पेट्रोकेमिकल हैं यहां पर भी इन सबके प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाओ। सिंगल यूज प्लास्टिक को तो एकदम से खत्म ही कर दो। ज्यादातर प्लास्टिक यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि लैंडफिल, इंसिनरेशन, इन सब में चला जा रहा है। इम्पोजिंग लैंडफिल और इंसिनरेशन टैक्स, अगर भारी ड्यूटी लगा दो, भारी टैक्स लगा दो कि भाई साहब तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, रिसाइकिल कर ही नहीं रहे हो, इंसेंटिवाइज हो ही नहीं रहे लोग, मतलब लोगों को फायदा मिले ना कि कचरा अगर वो सेव कर रहे हैं, कचरा वो सही से डिस्पोज कर रहे हैं, तो वो उनको इंसेंटिव्स मिले, उनको फायदा मिले उससे। तो इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स चलनी चाहिए, लैंडफिल टैक्सेस, डिपॉजिट रिफंड्स, और यहां पर एक बढ़िया से बात लिखा है, पे एज यू थ्रो, जितना कचरा फेंकोगे उतना ज्यादा पे करोगे। तो वैसा कुछ यहां पर देखने को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे लिए पूरा अवेयरनेस शेप करने के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ही शानदार रोल प्ले कर रहा है। अगला तीसरा और आखिरी आर्टिकल जो है हमारा आज का, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये है अनसीन लेबर एक्सप्लॉइटेशन विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पता है कि भाई साहब बड़ा ही क्विक होता है, हम इसको बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मानने लगे हैं अब आज के डेट पर। तो हम कुछ भी सवाल इससे पूछते हैं, ये तुरंत के तुरंत हमें जवाब दे देता है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो हमारे लिए ये सारे के सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई जैसा एलएलएम हो, एलएलएम क्या होता है बेटा? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अगर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है तुम्हारे पास में, तो हमेशा याद रखना कि देयर मस्ट बी सम ह्यूमन लेबर, ह्यूमन लेबर जो कि इसके पीछे पड़ा होगा, जो कि एक बहुत ही शानदार डेटा क्रिएट करने की बात कर रहा होगा। तो डेटा डेटा क्रिएशन जो है, डेटा फीड जो है, वो आखिरकार कौन करता है? एक चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे जगहों पर कौन बताता है कि नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम आप इसको रीट्रेन या ट्रेनिंग प्रोवाइड कौन करता है? इसके लिए ह्यूमन बींग्स आते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स के साथ साथ तुम ह्यूमन बींग्स और एनर्जी भी देख सकते हो। इन दो चीजों के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं पर भी स्टैंड ही नहीं करेगा, है ना? क्योंकि इन दोनों ही चीजों के बिना वो कुछ नहीं है। तो यहां पर हम यही बोल रहे हैं कि देखो भाई, ह्यूमन लेबर और एनर्जी सोर्सेस पर देखते हुए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आता है वो आता है डेटा एनोटेटर्स का, है ना? यहां पर लिख देता हूं मैं, डेटा एनोटेटर्स, जो एनोट करते हैं, मतलब एनोटेट करते हैं। एनोटेट करने का मतलब क्या है कि डेटा को बताते हैं कि भाई वो सही है, गलत है तो कैसे सही होगा, वगैरह वगैरह। मतलब कि ये लोग सिंपली टैगिंग करते हैं, टैगिंग। इनके बिना टैगिंग से हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इनफैक्ट ये तो ये भी बोला जा रहा है कि भाई साहब एआई को येलो समझ में थोड़ी ना आता है, उसको येलो दिखता थोड़ी, जैसे इंसान येलो देख रहा है कि उसको भी येलो दिखेगा, नहीं। उसके पीछे उस येलो कलर के पीछे कहीं ना कहीं टैग में लिखा होगा कि भाई ये येलो कलर है। सिमिलरली तुम्हारे लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स की हम बात कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी उसको वीडियोग्राफी के थ्रू ये साफ साफ सिखाया जाता है कि इनमें से कौन इंसान है, क्या सिंबल है, कौन जानवर है, कैसे बच के चलना है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए एलएलएम जो है उसको हम लोग बेसिकली अगर 3 स्टेप में ट्रेन करते हैं, तो वो 3 स्टेप क्या है जरा वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप बोलता है कि तुम ना कुछ भी जगह से डेटा डंप करो। सबसे पहले 3 स्टेप कौन कौन सा बेटा? पहला क्या है? डेटा डंप करना। इस डेटा डंप में शुरुआती दौर पर जो तुम्हारे पहले नंबर के प्लेयर्स हैं, जिनको हम लोग बोल रहे हैं डेटा एनोटेटर्स, उनका कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास में अगला जो आता है, वहां पर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा सेट आता है, सेकंड और थर्ड स्टेप आता है, वहां पर डेटा लेवलर और एनोटेटर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कई बार ये जो एनोटेटर्स होते हैं, इनके पास में कुछ चीजें जनरलाइज्ड होती हैं। जनरलाइज मतलब कि कोई भी बैठेगा उस पर आराम से वो अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और ये स्पेशलाइजेशन कैसे हो सकता है? ये स्पेशलाइजेशन इस प्रकार से हो सकता है कि भाई साहब उसके पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन हो, कोई नॉलेज हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है भाई साहब, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ तो हमने बोल दिया कि एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए, या फिर देखो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो उसका नीश और रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होना चाहिए, तभी उससे तुम डेटा सिलेक्शन करवा सकते हो। लेकिन यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ के लोग मतलब अफ्रीकन पीपल तो बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं था, फिर भी हम लोग को क्या करने के लिए, मेडिकल स्कैन्स करने के लिए दिया गया कि भाई ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, हमने कुछ भी भेज दिया उसको।
तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर पूरे कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड के लोग ऐसे चैट जीपीटी जैसी चीजों पर रिलाई कर रहे हैं, तो इनको इतना हल्के में ट्रेनिंग पीरियड नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इन्हीं सब के कारण क्या हो रहा है, एरर्स भी आता है। लेकिन बाद में बोला गया कि अब जिनको जिनको ये टेंडर मिला था उनके लिए तो बड़ी सही बात की थी, वो भी तो किसी लेबर से ही काम करा रहे थे, तो उन्होंने अपने अंडर में कुछ ऐसे ही स्किल्ड लेबर भी रख दिए कि आप हमसे ही प्रोजेक्ट करवाते रहो, लेकिन हम स्किल्ड लेबर रख ले रहे हैं, आप हमें दे दो मेडिकल वाला, कोई बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं, और जब एरर बहुत ज्यादा आने लगा है तो इन कंपनीज ने ध्यान रखा, और अब सिचुएशन ऐसा है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज की डिमांड है उसके बिना डेटा एनोटेटर्स नहीं सिलेक्ट किए जाते। तो ऑटोमेटेड फीचर रिक्वायरिंग ह्यूमंस, ये बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पर ना इनविजिबल ह्यूमन वर्क है, ये ऐसा वर्क है जो कि शायद किसी को दिखता नहीं है, इसीलिए हम ये जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा बहुत सारा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस, इमेजेस, वीडियोस जो कि ये टैग करते हैं, और इनके टैग करने के बिना वो शायद सही भी ना हो। तो हम लोग बोलते हैं इससे इन लोग के अंदर कई बार ना मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे वर्कर्स में धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस स्क्रीन वॉचिंग है इनके लिए। तो ये ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं, तो हमें इनको और फर्दर लॉस के लिए नहीं भेजना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि देखो भाई, वॉइस एक्टर्स या फिर एआई जनरेटेड वॉइस जो हम लोग बोलते हैं ना, इन सब चीजों के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनोटेटर्स या वॉइस आर्टिस्ट लगे होंगे। इन लोगों ने ही तो उसको ट्रेन किया होगा इतने जबरदस्त तरीके से, तभी तो ये बिल्कुल इंसानों के जैसे बात कर रहे हैं। चिल्ड्रेन जो है ये भी कई बार ऐसे टास्क में इन्वॉल्व किए जाते हैं भाई साहब। फिर 2024 में एआई टेक वर्कर केनिया, एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक लेटर लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि आखिरकार केनिया में जो यूएस कंपनीज हैं वो लोकल लेबर लॉस को कितने बुरे तरीके से चला रही है, उनका कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इस पर बारे में बात करनी है। और इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि इनके पास में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इनको स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के अंदर में सारे के सारे डेटा को एनोटेट करना होता है। अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो इनके पैसे नहीं मिलते हैं, थोड़ा भी लेट हो गए तो फिर इनके पैसे नहीं मिलते हैं। मतलब सिक्योरिटी नाम की चीज है ही नहीं यहाँ पर। और इसीलिए बोला जा रहा है कि इनको तो ये लोग माइक्रो टास्क तक भी पकड़ के चलते हैं कि अच्छा तुमको 1 घंटे के अंदर 10 मिनट में ये करना था, 10 मिनट में भी ये नहीं किया, अगला 50 मिनट कैसे जियोगे। मतलब इतना प्रेशर आता है, इतना प्रेशर आता है यहाँ पर काम करने वाले लोगों पर। तो अब धीरे धीरे देखा जा रहा है तो लोगों की कमी होती जा रही है भाई, क्योंकि ज्यादातर लोग को फायर कर दिया जाता, आधे घंटे लेटा है फायर, तुमने 10 मिनट से ज्यादा ये वाला काम कर लिया फायर। तो ऐसे बड़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है भाई, अब एडवांसमेंट जैसे जैसे एआई में हो रहा है, तो हमेशा याद रखना कि एक टर्म यहाँ पर है जो कि बहुत ही अच्छे से यूज हुआ है। ऐसे वर्कर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, घोस्ट वर्कर्स बोल रहे हैं। हाँ, ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनके बिना हमारा काम होना भी नहीं है। न चैट जीपीटी चल पाएगा, न जेमिनाई, ना फिर कोई दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम चल पाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। दूसरा ये भी है कि एआई बेस्ड कंपनीज या फिर डिजिटल सेगमेंट्स जो भी है आज का, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो सिर्फ डिजिटल स्पेस ही एक्वायर नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक लेबर सप्लाई चेन को भी देखने की कोशिश कर रहा है। बस हमें ये देखना चाहिए कि भाई साहब उनकी पेमेंट वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाए, इक्वल पे हो, वहां पर एट पार उनको सारी फैसिलिटीज मिले, उनकी डिग्निटी हो काम में। ये सारी चीजें बस अगर हम इंश्योर कर ले तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोगों की रोजी रोटी है भाई साहब, ये तो चलाना ही पड़ेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते थे फिर, जितना हमने आज के टाइम पर डिस्कस किया। आई होप कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको मजेदार तो लगा ही होगा यार। और तीनों के तीनों आर्टिकल अब आप अगर आंख मूंद कर एक बार अपने मन में सोचेंगे तो आपके मोटे मोटे पहले आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे, दूसरे आर्टिकल से और तीसरे आर्टिकल से। मैं चाहता हूं कि आप ये एक्टिव ब्रेन सेशन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मैंने किया और मैं 60% इसको गेन कर पाया, मैंने इसको फ्रेम वापस से जब किया तो मुझे 100% कौन बोलता है मैं जरा देखता हूं कि 80% सर रीगेन कर लिया, 90% रीगेन कर लिया, 50% रीगेन कर लिया। जो भी है नीचे जरा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर के साथ साइंस एंड टेक के कुछ नए न्यूज इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।